की पड़ताल कर रहे हैं जो पैसे के बारे में दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां सुनाती है। एक कहानी एक पीएचडी पिता की है जो बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन पूरी जिंदगी मतलब पैसों के लिए संघर्ष करते रहे। और दूसरी कहानी एक ऐसे पिता की जो 8वीं पास भी नहीं थे पर वो अपने शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक बने। हाँ, और ये किताब है रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। ये इसी विरोधाभास पर बनी है। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं है, सही। बात उस सोच की है, उस अदृश्य स्क्रिप्ट की है जो बचपन से हमारे दिमाग में डाल दी जाती है, पैसे को लेकर, काम को लेकर, जिंदगी को लेकर। और कियोसाकी के जो अमीर डैड थे उन्होंने उन्हें उस स्क्रिप्ट को डिलीट करके एक नई स्क्रिप्ट लिखने का मौका दिया। बिल्कुल। आज हम उसी नई स्क्रिप्ट के कुछ पन्ने पलटेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इन दो पिताओं की दुनिया से। लेखक के अपने पिता, जिन्हें वो गरीब डैड कहते हैं, वो बहुत होशियार थे, पढ़े लिखे थे। हाँ, उनकी सोच बहुत पारंपरिक थी। वो कहते थे कि पैसे का प्यार ही सारी बुराई की जड़ है। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता, अमीर डैड, जो उनके मेंटर भी बने, और वो कहते थे पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। सोचिए जरा, एक ही चीज पर कितना कितना अलग नजरिया है। बिल्कुल। एक तरफ पैसे को विलन बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ उसकी कमी को। और ये फर्क सिर्फ कहने में नहीं था। जैसे गरीब डैड अक्सर एक बात कहते थे, मैं ये नहीं खरीद सकता। हाँ, और वहां बात खत्म हो जाती थी, एक फुल स्टॉप। लेकिन अमीर डैड ने इस वाक्य पर ही पाबंदी लगा रखी थी। वो कहते थे, तुम्हें ये नहीं पूछना, तुम्हें पूछना चाहिए मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। और ये छोटा सा बदलाव, नहीं से कैसे तक का सफर, यही सब कुछ है। मैं नहीं खरीद सकता, ये आपके दिमाग को बंद कर देता है, सोचने से रोक देता है। हाँ। लेकिन मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, ये एक सवाल है। ये आपके दिमाग के लिए एक पहेली है, एक चैलेंज है। तो एक सोच दिमाग पर ताला लगा रही है और दूसरी उसे एक चाबी दे रही है। बिल्कुल। और लेखक कहते हैं कि इन दो बिल्कुल अलग-अलग सलाहों के बीच बड़े होने का फायदा ये हुआ कि उन्होंने किसी एक की बात को आंख बंद करके नहीं माना। उन्होंने सोचा, तुलना की और फिर अपने लिए चुना। एग्जैक्टली। उन्होंने देखा कि एक पिता आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है, दूसरा अमीर बन रहा है। चुनाव तो साफ था, लेकिन रास्ता साफ नहीं था। और यहीं से कहानी असल में दिलचस्प हो जाती है। जब 9 साल के लेखक और उनके दोस्त माइक ने अमीर डैड से अमीर बनना सीखना चाहा, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ठीक है सिखाऊंगा, लेकिन स्कूल की तरह नहीं, तुम मेरे लिए काम करोगे। अच्छा। और उन्होंने उन्हें 10 सेंट प्रति घंटे पर अपने एक स्टोर में काम पर रख लिया। 10 सेंट प्रति घंटा? ये तो उस जमाने में भी बहुत ही कम रहा होगा। हाँ बिल्कुल, ये तो सुनने में शोषण जैसा लगता है। वही तो, क्या वो बस बच्चों से सस्ता काम नहीं करवा रहे थे? बिल्कुल यही सवाल लेखक के मन में भी आया, और अमीर डैड यही चाहते थे। कुछ हफ्ते काम करने के बाद लेखक का सब्र टूट गया। उन्हें गुस्सा आ गया होगा। बहुत ज्यादा। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हो रहा है, उनसे सिर्फ काम करवाया जा रहा है, कुछ सिखाया नहीं जा रहा। और वो गुस्से में नौकरी छोड़ने पहुंच गए। और तब अमीर डैड ने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, अब तुम कुछ सीखने के लिए तैयार हुए हो। वाह, तो ये सब एक टेस्ट था। हाँ, यही उनका पहला सबक था। उन्होंने जानबूझकर इतने कम पैसे दिए ताकि लेखक को गुस्सा आए, वो परेशान हो। क्यों? उन्होंने समझाया कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी दो भावनाएं चलाती हैं, डर और लालच। डर और लालच। पहले आता है डर, नौकरी खोने का डर, बिल ना चुका पाने का डर। ये डर उन्हें रोज सुबह बिस्तर से उठाकर एक ऐसी नौकरी पर ले जाता है जिसे शायद वो पसंद भी नहीं करते। और फिर जैसे ही हाथ में सैलरी आती है तब दूसरी भावना जाग जाती है, लालच। ज्यादा पैसों से वो और बेहतर चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, बड़ी गाड़ी, नया फोन। और इस चक्कर में वो और ज्यादा मेहनत करते हैं और ज्यादा कमाते हैं और ज्यादा खर्च करते हैं। अमीर डैड ने इसे ही रैट रेस कहा, चूहा दौड़। एक ऐसा पहिया जिस पर आप भागते तो रहते हैं लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। बिल्कुल। ज्यादा तनख्वाह इस समस्या का हल नहीं है, वो तो बस पिंजरे को थोड़ा बड़ा और सुनहरा बना देती है। तो अमीर डैड का अगला कदम और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, अब तुम मेरे लिए काम करोगे, लेकिन मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। क्या, मुफ्त में? ये तो और भी अजीब है। सही सवाल है। और अमीर डैड का तर्क यही था कि जब तक तुम एक तनख्वाह के लिए काम करते रहोगे, तुम्हारा दिमाग उसी दायरे में सोचेगा, एक कर्मचारी की तरह। हाँ, लेकिन जिस पल वो तनख्वाह हट जाती है, तुम्हारा दिमाग मजबूर हो जाता है पैसे कमाने के दूसरे रास्ते खोजने के लिए, अवसर देखने के लिए। और हुआ भी यही। बिल्कुल।
बिना सैलरी के काम करते हुए उनका दिमाग पहले से ज्यादा खुला और चौकन्ना हो गया। और एक दिन उन्हें एक अवसर दिखा जो हमेशा उनकी आंखों के सामने था, पर कभी दिखा नहीं। क्या था वो? उन्होंने देखा कि स्टोर की मालकिन मिसेस मार्टिन, जो कॉमिक्स नहीं बिकती थी, उनका ऊपर का आधा हिस्सा फाड़कर डिस्ट्रीब्यूटर को वापस भेज देती थी। अच्छा, क्रेडिट के लिए? हाँ, और बची हुई पूरी की पूरी कॉमिक्स को वो एक डिब्बे में फेंक देती थी। फेंक देती थी? हाँ। तो लेखक और माइक ने उनसे पूछा कि क्या वो उन फेंकी हुई कॉमिक्स को ले सकते हैं, और उन्होंने इजाजत दे दी, बस एक शर्त पर कि वो उन्हें दोबारा बेचेंगे नहीं। और यहीं से उनका पहला असली बिजनेस शुरू हुआ। ये शानदार है। उन्होंने माइक के घर के खाली बेसमेंट में एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी खोल दी। अरे वाह! आस पड़ोस के बच्चे 10 सेंट के एडमिशन फीस देकर अंदर आते और 2 घंटे तक जितनी चाहें उतनी कॉमिक्स पढ़ सकते थे। ब्रिलियंट आइडिया। और ये आइडिया चल पड़ा। उन्हें हर हफ्ते लगभग $9.5 की कमाई होने लगी, जो उस 10 सेंट प्रति घंटे की मजदूरी से कहीं कहीं ज्यादा थी। और सबसे बड़ी बात, इस लाइब्रेरी को चलाने के लिए उन्हें वहां हर समय मौजूद रहने की जरूरत नहीं थी। मतलब एक सिस्टम बन गया था। हाँ, उन्होंने माइक की बहन को $1 प्रति हफ्ते पर लाइब्रेरियन रख लिया था। सोचिए, 2 छोटे बच्चों ने कूड़े से एक ऐसा बिजनेस बना दिया जो लगभग अपने आप चलता था। ये अमीर डैड के सबसे जरूरी नियम का एक जीता जागता उदाहरण है। कौन सा नियम? उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो उनके लिए पैसा कमा रहा था। उन्होंने पैसे को अपने लिए काम करना सिखाया, बजाय इसके कि वो खुद पैसे के लिए काम करें। बिल्कुल। और इसी को अमीर डैड कहते थे एक एसेट बनाना। अच्छा, तो यहाँ से हम उनके सबसे मशहूर नियम पर आते हैं, एसेट और लाइबिलिटी के बीच का फर्क। हाँ, अमीर डैड का रूल नंबर 1, तुम्हें एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क पता होना चाहिए और तुम्हें सिर्फ एसेट खरीदने चाहिए। किताब में इसकी परिभाषा बहुत ही सरल रखी गई है। इससे आसान हो ही नहीं सकती। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लाइबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना ही। अमीर लोग अपनी जिंदगी एसेट बनाने में लगाते हैं, जबकि बाकी लोग लाइबिलिटीज खरीदते हैं और अक्सर ये सोचते हैं कि वो एसेट है। बिल्कुल ठीक है, पर ये वो जगह है जहाँ कियोसाकी बहुत से लोगों को थोड़ा नाराज कर देते हैं। हाँ, मुझे पता है आपके बारे में बात कर रही हैं। घर। हाँ, उनका सबसे विवादास्पद दावा है कि आपका अपना घर जिसमें आप रहते हैं वो एक एसेट नहीं है, वो एक लाइबिलिटी है। सही। और हमारे यहाँ तो घर खरीदना जिंदगी का सबसे बड़ा सपना, सबसे बड़ा निवेश माना जाता है। तो इसे लाइबिलिटी कहना तो बहुत बड़ी बात है। वो ये समझना जरूरी है कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। उनका नजरिया पूरी तरह से कैश फ्लो पर आधारित है। पैसे का बहाव किधर है। अच्छा, जब आप एक घर खरीदते हैं तो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकलता है। होम लोन की किश्त, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस। हाँ, पैसा तो जाता ही है। तो कैश फ्लो के नजरिए से ये आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, इसलिए ये एक लायबिलिटी है। लेकिन लोग कहेंगे कि घर की कीमत तो बढ़ती है, आज 50 लाख का घर कल 1 करोड़ का हो सकता है, वो तो फायदा हुआ ना। हाँ, पर वो फायदा आपको तब मिलता है जब आप उसे बेचते हैं। वो सिर्फ कागज पर एक बढ़त है। कैपिटल गेन। राइट। वो आपकी जेब में हर महीने पैसा नहीं डाल रहा। कियोसाकी का फोकस है आर्थिक आजादी पर, और वो तब मिलती है जब आपके एसेट से आने वाला मंथली कैश फ्लो आपके मंथली खर्चों से ज्यादा हो जाए। और एक घर जिसमें आप खुद रहते हैं वो इस समीकरण में कोई मदद नहीं करता, बल्कि खर्चों को बढ़ाता है। एग्जैक्टली। उनके हिसाब से एक एसेट वाला घर वो होगा जिसे आपने किराए पर दिया हो, क्योंकि वो हर महीने आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। तो मतलब अमीर लोग पहले आय के स्रोत बनाते हैं, फिर खर्च करते हैं। बिल्कुल। वो पहले अपने एसेट कॉलम को मजबूत करते हैं, किराए की प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेस। फिर उन एसेट से जो पैसा आता है उससे वो अपनी लग्जरी की चीजें खरीदते हैं। जबकि बाकी लोग पहले लोन पर एक बड़ी गाड़ी या घर खरीदते हैं और फिर जिंदगी भर उस लायबिलिटी का बिल चुकाने के लिए नौकरी करते हैं। रैट रेस। तो अगर आपका घर एसेट नहीं है, आपकी नौकरी आपकी असली कमाई नहीं है, तो फिर आपका बिजनेस क्या है? बहुत अच्छा सवाल। और ये हमें उनके अगले बड़े आइडिया पर लाता है, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो। हाँ, किताब में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रोक का एक जबरदस्त किस्सा है। वो छात्रों से बात कर रहे थे और उन्होंने पूछा, आप लोगों को क्या लगता है मैं किस बिजनेस में हूँ? सबने कहा होगा हैमबर्गर के बिजनेस में, जाहिर है। सबने यही कहा, लेकिन रे क्रोक ने कहा, नहीं, मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। इंजीनियर होना हो सकता है, इससे आपकी सैलरी आती है, लेकिन आपका बिजनेस वो है जो आप अपने एसेट कॉलम में बनाते हैं और जिंदा रह सकते हैं। मतलब अगर आपके एसेट से हर महीने 50,000 रुपए आते हैं और आपका खर्चा भी 50,000 है,